प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचनात्मक बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ें। बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले से ना पढ़ा गया हो और गद्यांश का अर्थ है किसी कहानी या निबंध का अंश। बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़कर समझने और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से बोधन क्षमता का विकास होता है। अपठित गद्यांश किसी भी विषय पर आधारित हो सकते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित प्रमुख बातों पर ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका केंद्रीय भाव समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में लिखने चाहिए। अगर कोई प्रश्न बहुविकल्पीय है तो उनके विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सटीक विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए। आइए उदाहरण देखें। एक बालक अपने माता पिता से अनुकरण द्वारा जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। वह उसके घर में बोली जाती है और विद्यालय जाने से पहले वह उस भाषा में बातचीत कर लेता है। वह घर के अलावा मित्रों में, विद्यालय में, आसपास के समाज में इसी भाषा का प्रयोग करता है। केवल उसकी लिपि, व्याकरण और साहित्यिक रूप सिखाने से वह उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। ऐसी भाषा के माध्यम से वह अन्य विषयों को भी सरलता से शीघ्र पढ़ लिख सकता है। मातृभाषा के अतिरिक्त राजभाषा भी शिक्षा का माध्यम होती है। यहाँ हमने एक अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा। आइए उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानें। यहाँ अपठित गद्यांश के प्रश्न और फिर उनके उत्तर भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जो भाषा बच्चा अपने माता पिता से अनुकरण करके सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न 2, मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा देना सरल क्यों है? उत्तर, मातृभाषा बालक अपने घर से सीखकर आता है। केवल लिपि और व्याकरण सिखाने से वह भाषा को सरलता से पढ़ लिख सकता है और उसके माध्यम से अन्य विषयों को भी शीघ्र ही पढ़ना लिखना सीख जाता है। प्रश्न 3, मातृभाषा के अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण करने का और कौन सा साधन है या कौन सी भाषा है? मातृभाषा के अतिरिक्त राजभाषा भी शिक्षा का माध्यम होती है। बच्चों, कुछ प्रश्न व्याकरण से संबंधित भी अपठित गद्यांश के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। जैसे यह प्रश्न 4 है, निम्न शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। 2 शब्द दिए गए हैं, राष्ट्र और घर, तो इनके विशेषण बने राष्ट्रीय और घरेलू। 5वां प्रश्न अक्सर गद्यांश से संबंधित उचित शीर्षक लिखने के लिए दिया जाता है। जब आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इस गद्यांश में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है, यानी किसके बारे में लेखक कह रहा था। उसी के आधार पर उस गद्यांश का शीर्षक लिखा जाता है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश में मातृभाषा के बारे में बातचीत चल रही थी, अतः हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं मातृभाषा अथवा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आइए अभ्यास कार्य करें। बच्चों, यह आपको अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं। आप इन गद्यांशों को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से लिया गया है। आइए इस गद्यांश को पढ़ें।
मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे, यानी कक्षा में 3 क्लास ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। अर्थात बड़े भाई साहब जो उनसे 5 साल बड़े हैं, पढ़ाई में केवल 3 साल बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 साल पिछड़ गए हैं, पढ़ाई में पास नहीं हो पाए हैं। वो ये चाहते हैं कि एक क्लास की पढ़ाई अच्छी मजबूती से की जाए। वो उसको ध्यान से मजबूती से पढ़ने के लिए ही पास नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात असफल हो रहे हैं। बुनियाद ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अर्थात किसी मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर रहती है, और इसी हिसाब से वो अपनी बुनियाद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक क्लास को 2-2, 3-3 साल में पास कर रहे हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी आलोचना और निगरानी का पूरा जन्म से अधिकार था। यानी बड़े हैं उम्र में, तो छोटे भाई की जिम्मेदारी करना, उनके कार्य पर टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून मानूं, समझूं। यानी वो शिष्टता दिखाते थे छोटे भाई, और बड़े भाई की हर बात को वो मानते थे। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य, यानी तालमेल। सामंजस्य का अर्थ तालमेल। यहाँ अभिप्राय ये है कि उनके जो बड़े भाई साहब हैं, दिखने में लगता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉपी किताबें उनकी खुली रहती हैं और वो कुछ कुछ बनाते रहते हैं। अर्थात उनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता जितना वो दिखावा करते हैं। मसलन उदाहरण के रूप में, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबादत देखी, यानी कुछ पंक्तियां लिखी हुई देखी। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक उनके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। यानी 1 घंटे तक वो पढ़ते रहे। उनकी कॉपी में बस यही सारे शब्द, इसी तरह के शब्द लिखे हुए थे जिनका कोई मतलब नहीं था, और बाद में एक आदमी का चित्र बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अर्थात वो छोटे थे, बड़ों से कैसे वो तर्क वितर्क करते, उनसे वाद विवाद करते कि वो क्या लिखते हैं, इनका क्या मतलब है। आइए इस गद्यांश के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानें। बच्चों, यहाँ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इनके उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न क, तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ख, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था। ग, बड़े भाई साहब को कौन सा अधिकार प्राप्त था। घ, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी और वे किस कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब किस तरह के शब्दों को बार बार लिखते थे। बच्चों, यह अभ्यास कार्य के अंतर्गत एक अन्य अनुच्छेद दिया गया है, और यह अनुच्छेद एक निबंध पर आधारित है। हमारे देश के त्योहार या पर्व मनुष्य के भावनात्मक विकास में सदैव सहभागी रहे हैं। यानी हमारी भावनाओं का विकास करते हैं, भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। ये त्योहार करुणा, दया, सरलता, आतिथ्य सत्कार, पारस्परिक प्रेम एवं सद्भावना तथा परोपकार जैसे नैतिक गुणों का मनुष्य में विकास करते हैं। यानी त्योहार हमारे में इतने सारे नैतिक गुणों का विकास करने वाले होते हैं। इन्हीं नैतिक मूल्यों की अवधारणा से, अवधारणा यानी
सुविचारित धारणा, ऐसा विचार जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से सोच लिया हो। इन्हीं नैतिक मूल्यों की अवधारणा से मनुष्य को चारित्रिक अथवा भावनात्मक बल प्रदान होता है। नैतिक मूल्यों के साथ साथ त्योहारों को मनाने से जो खुशियां मिलती हैं, आज के तनावग्रस्त माहौल में उनका महत्व भी कम नहीं है। भारत को यदि त्योहारों का देश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं तथा किसी न किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित त्योहारों व क्रम यहाँ चलता ही रहता है। हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धार्मिक दृष्टि से जुड़े होते हैं तो कुछ नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नए वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। बच्चों, त्योहार से संबंधित त्योहार के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कई फसली त्योहार भी होते हैं, जैसे कि बैसाखी इत्यादि, और कुछ धार्मिक त्योहार हैं, होली इत्यादि, और कुछ राष्ट्रीय त्योहार होते हैं जैसे हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे फसलों से संबंधित त्योहार के बारे में। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है जब वो इन फसलों को काटता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहारों में भी एक विशेष प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। जैसे हम महात्मा गांधी का त्योहार मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। बच्चों, ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से भी सराबोर कर देते हैं। महापुरुषों पर आधारित त्योहार अक्सर हमें इस बात का ज्ञान कराते रहते हैं कि देश व समाज में सद्भावना एवं सद्विचारों के द्वारा ही हम जीवन में प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन सभी त्योहारों का लक्ष्य एक ही है कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनमें निहित अच्छे संस्कारों तथा विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता व समन्वयता का भाव जागृत हो। बच्चों, यहाँ हमने एक अपठित गद्यांश को पढ़ा। अब आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानें। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। पहला प्रश्न है, त्योहार मनुष्य में कौन कौन से नैतिक गुणों का विकास करते हैं? दूसरा है, किसान का मन क्यों प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है? तीसरा है, महापुरुषों की याद में मनाए गए त्योहारों से क्या संदेश मिलता है? चौथा प्रश्न है, जीवन में प्रगति के लिए किन किन विचारों की आवश्यकता होती है? पांचवा प्रश्न है, गद्यांश पर उचित शीर्षक लिखिए। बच्चों, आशा है आपने दोनों अपठित गद्यांश आसानी से समझ लिए होंगे और इस पर आप प्रश्नों के उत्तर सुगमता से लिख पाएंगे। बच्चों, बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आपको पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए आप खाली समय में पुस्तकालय जाकर हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों और साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ें। इससे आपकी भाषिक क्षमता के साथ साथ व्याकरणिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद।